नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस क्लास में। आज हम ईवीएस सब्जेक्ट में जंतु चैप्टर को विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इस टॉपिक से आपकी यूपी टेट और सी टेट दोनों ही परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछली कक्षा में हमने भोजन और आवास को विस्तार पूर्वक समझा। आज की इस क्लास में हम जंतु चैप्टर भी विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। बहुत जल्दी ही आपको ईवीएस सब्जेक्ट की ई बुक भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जंतुओं के क्लासिफिकेशन से शुरू करते हैं कि जंतुओं को किस प्रकार से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो जंतुओं को उनके शारीरिक लक्षणों, प्रजनन प्रणालियों, प्राकृतिक आवास और भोजन की आदत के आधार पर उन्हें कई प्रकार से बांटा जा सकता है। तो उनमें पहला प्रकार जो है प्रजनन के आधार पर जंतुओं का क्लासिफिकेशन। तो प्रजनन के आधार पर जो जंतुओं को क्लासिफाई किया गया है, तो पहले जो प्रकार के हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। जरायुज का मतलब जो अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को ही जन्म देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। इनकी जो पहचान है, इनके शरीर पर मुख्य रूप से बाल पाए जाते हैं और इनके बाहरी कान स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, उन्हें जरायुज कहते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य, हाथी, गाय, कुत्ता, चमगादड़ और व्हेल मछली ये सभी जरायुज की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के जो जीव हैं वो अंडज। अंडज कौन से जीव होते हैं? वे जीव जो अंडे देते हैं, संतानोत्पत्ति के लिए अंडे देते हैं, यानी कहने का मतलब जो बच्चे नहीं देते, सिर्फ अंडे देते हैं, उन्हें अंडज कहा जाता है। इनकी जो पहचान है, इनके शरीर पर बाहरी कान नहीं दिखाई देते और ना ही इनके शरीर पर बाल होते हैं। ना ही बाल पाए जाएंगे और ना ही बाहरी कान दिखाई देंगे। वे अंडज की श्रेणी में आते हैं। इसके अंतर्गत पक्षी, मेढक, छिपकली, सांप और मछली इसके उदाहरण हैं। तो प्रजनन के आधार पर हमने देखा जंतु दो प्रकार के थे, एक जरायुज और दूसरे अंडज। अब हम भोजन के आधार पर देखते हैं कि जंतुओं को किस प्रकार से बांटा जा सकता है। तो जंतु जो भोजन के आधार पर जंतु हैं वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और मार्जक, यहाँ पे 4 प्रकार से भोजन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं शाकाहारी के बारे में। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो पोषण के लिए सिर्फ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं, उन्हें शाकाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं? गाय, हिरन, हाथी शाकाहारी जीव हैं। मांसाहारी, या नाम से ही स्पष्ट है कि मांस का आहार करने वाले, यानी कि वे जीव जो मांस खाते हैं या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं। इसके अंतर्गत शेर, बाघ, चीता ये सभी मांसाहारी जीव के उदाहरण हैं। अगले जो प्रकार के जंतु हैं वो हैं सर्वाहारी जीव। सर्वाहारी जीव वे जीव जो भोजन के लिए पौधे और मांस दोनों का ही उपभोग करते हैं, वे मांस सर्वाहारी जीव कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य, कौवा, भालू ये सभी सर्वाहारी जीव के उदाहरण हैं। अगले जो प्रकार के हैं वो मार्जक यानी अपार्जक भी कहते हैं। वे जीव जो मृत जंतुओं के शरीर को खाकर अपना पेट भरते हैं और पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत गिद्ध, सियार, चील ये सभी जीव आते हैं। तो प्रजनन के आधार पर हमने देखा कि जंतु दो प्रकार के थे। पहले जो थे वो जरायुज थे, दूसरे अंडज। और भोजन के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण तो शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, सर्वाहारी जीव और मार्जक जीव। अब हम जंतुओं से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी देखते हैं, जहाँ से परीक्षा में आपके सीधे ही प्रश्न पूछा जाता है। सीटेट में भी यहाँ से प्रश्न बहुत ही पूछते हैं और यूपी टेट में तो पूछते ही पूछते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ जो इसकी पहचान होती है, सबसे आलसी जीव स्लॉथ ही कहलाता है। यह दिखने में तो भालू जैसा दिखाई देगा, परंतु वास्तव में यह भालू की प्रजाति नहीं होती है। यह दिन में लगभग 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर मस्ती में सोता रहता है, यानी कि 24 घंटे में से 17 घंटे वह सोता ही रहता है। यह अपने पूरे जीवन काल में केवल 5 से 8 पेड़ों पर ही अपना निवास करता है। कहने का मतलब स्लॉथ का जो जीवन काल है 40 वर्ष का होता है। इस 40 वर्ष की समयावधि में वह सिर्फ 5 से 8 पौधे पर ही अपना जीवन निवास करता है। यह अत्यंत आलसी जीव है और सप्ताह में केवल एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अब आप समझिए कितना ही आलसी जीव है जो सप्ताह में केवल एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। अगला जो पॉइंट है, यह जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ को खाकर अपना पेट भरता है। जब उस पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं
तभी वह पास के पेड़ पर जाता है। तो अपने जीवन काल में सिर्फ 5 से 8 पेड़ ही बदलता है। पेड़ वह कब बदलता है? जब एक पेड़ का पर उसका पूरा भोजन खत्म हो जाता है, तभी वह दूसरे पेड़ पर जाता है। तो यह था स्लॉथ, जो कि सबसे आलसी जीव है। 17 घंटे सोता है, भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू होता नहीं है। जीवन काल में सिर्फ 5 से 8 पेड़ ही बदलता है। आलसी इतना है कि शौच के लिए सप्ताह में एक बार ही नीचे आता है। जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ को खाता है। जब पत्ते खत्म हो जाते हैं तभी दूसरे पेड़ पर जाता है। अब हम बात करते हैं हाथी के बारे में। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है, एक बड़ा वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम यानी कि 1 क्विंटल से भी अधिक झाड़ियाँ और हरी पत्तियाँ खा सकता है। हाथी बहुत कम सोता है। यह पूरे दिन में 2 से 4 घंटे ही विश्राम करता है। अभी ऊपर हमने देखा स्लॉथ जो था दिन में 17 घंटे सोता था। हाथी सिर्फ पूरे दिन में 2 से 4 घंटे ही विश्राम करता है। अगला जो पॉइंट है, हाथियों के झुंड की मुखिया सबसे बुजुर्ग हथनी होती है। झुंड के सभी महत्वपूर्ण निर्णय वही लेती है। कहने का मतलब हाथियों का झुंड भी महिला प्रधान है। वहाँ की जो नेता होती है, सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, वही सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लेने होते हैं वही लेती है। एक झुंड में सामान्यतया 10 से 12 हथनियाँ और उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में वह झुंड छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और छोटे छोटे बच्चे होंगे। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड को छोड़ देता है। अगला जो पॉइंट है कि हाथी को कीचड़ और ठंडे पानी में खेलना बहुत पसंद है, क्योंकि इससे उसके भारी शरीर को ठंडक मिलती है। उसके बड़े कान पंखे की तरह काम करते हैं, जिन्हें हिलाकर वह खुद को हवा करता रहता है। तो यहाँ से आपके कई सारे पॉइंट क्लियर हुए कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो यानी कि 1 कुंटल भोजन ग्रहण करता है। दिन में बहुत कम सोता है, सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। नेता जो होती है सबसे बुजुर्ग हथनी होती है और एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। नर हाथी 14 से 15 वर्ष की आयु में झुंड छोड़ देता है। हाथी को कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। अब हम बात करते हैं बाघ के बारे में। यहाँ से भी आपके कई सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हैं। बाघ की देखने की क्षमता रात में हम मनुष्यों से 6 गुना तक ज़्यादा होती है। यानी कि अगर हम 1 गुना देख पाते हैं तो जो बाघ है वो 6 गुना बेहतर तरीके से देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है कि बाघ की मूंछें बहुत संवेदनशील होती हैं। ये हवा में होने वाले हल्के से कंपन को भी भाप लेती हैं, जिससे उसे अंधेरे में शिकार का सही स्थिति और दिशा का सटीक पता चल जाता है। कहने का मतलब मूंछें बहुत संवेदनशील हैं, कंपन को भी महसूस कर लेती हैं और उसी कंपन की सहायता से वह शिकार का सही अंदाजा लगा लेती हैं। अगला जो पॉइंट है, बाघ का गरजना या घुर्राना अत्यंत तेज होता है, जिसे 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि उसकी जो गर्जनाहट होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। अगला जो पॉइंट है, बाघ अपने यूरिन की विशेष गंध की सहायता से अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। दूसरा भाग इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। यानी कि अपने क्षेत्र का जो निर्धारण है वो अपने यूरिन के माध्यम से ही करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, बाघ के कान बाहर की विभिन्न आवाज़ों को बेहतर ढंग से इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो ये था बाघ। इसके बारे में हमने देखा कि बाघ की जो देखने की क्षमता है हम मनुष्य से 6 गुना ज़्यादा होती है। मूंछों में कंपन की सहायता से वह अपना शिकार की पहचान करता है। गर्जनाहट 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ती है। यूरिन के माध्यम से अपने क्षेत्र का निर्धारण करता है। कान जो है जिसके जो कान जो हैं बाहर की विभिन्न आवाज़ों को बेहतर ढंग से इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। अब हम बात करते हैं सांप के बारे में। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे देश भारत में कुल 4 प्रकार के ही जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें कौन कौन से 4 प्रकार के हैं? पहले जो है नांग, कुरैत, दुबोइया और अफाई। यही 4 प्रकार के जो सांप हैं वो सबसे जहरीले सांप हैं। अगला जो पॉइंट है, सांप के मुंह में 2 खोखले जहर वाले दांत होते हैं, जिन्हें फंक्स कहा जाता है। जब वह किसी को काटता है, इन्हीं दांतों से जहर शरीर में फैल जाता है, यानी कि प्रवेश करता है। कहने का मतलब सांप के मुंह में 2 दांत होते हैं, खोखले दांत, इन्हें फंक्स कहते हैं।
जहर जो है इन्हीं दांतों के माध्यम से वह जिस व्यक्ति के काटता है उसके शरीर में इंजेक्ट करता है। अगला जो पॉइंट है हमारा, सांप के काटने के इलाज में जो उसकी दवा का नाम है उसे सीरम कहते हैं। यह दवा स्वयं सांप के जहर से ही तैयार करी जाती है। यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध है। कहने का मतलब, सांप के काटने की दवा सांप से ही बनाई जाती है, उस दवाई को सीरम कहते हैं और यह सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। अगला जो हमारा पॉइंट है, सांप के पास कोई बाहरी कान नहीं होते, यह केवल जमीन में होने वाले कंपन को अपनी त्वचा के माध्यम से महसूस करता है। आपने देखा होगा बीन की आवाज़ पे सांप बाहर चला आता है, तो सांप के कोई बाहरी कान नहीं होते, बल्कि वह बीन के कंपन से मूवमेंट करता है, क्योंकि उसके बाहरी कान नहीं होते। सांप को किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यह खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले चूहों को खाकर नष्ट कर देता है। तो ये था सांप। इसके बारे में हमने बहुत सारी जानकारियां प्राप्त की। पहला जो था, भारत देश में कुल 4 प्रकार के सांप जो जहरीले हैं, नांग, कुरैत, दुबोइया और अफाई। सांप के 2 खोखले दांत थे जिन्हें फंक्स कहते हैं, और इन दांत के माध्यम से वह जो जिस व्यक्ति को काटता है उसके शरीर में जहर इंजेक्ट करता है। जो उसकी दवाई है, दवाई को सीरम कहते हैं। यह दवाई सांप के ही जहर से बनाई जाती है, जो सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है। उसके कोई कान नहीं होते, सिर्फ वह कंपन के माध्यम से मूवमेंट करता है। अगला जो पॉइंट था, हमने देखा सांप को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि यह खेतों में फसलों को बर्बाद करने वाले चूहों को खा जाता है। अब हम बात करते हैं रेशम के कीड़े के बारे में। जो रेशम का कीड़ा है, अपनी मादा को उसकी विशेष गंध की मदद से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। कहने का मतलब, रेशम का कीड़ा जो है अपनी मादा को उसकी विशेष गंध की मदद से कई किलोमीटर दूर से आसानी से पहचान सकता है। तो ये थे जंतुओं से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम पक्षियों से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मैना के बारे में। जो मैना पक्षी है वो अपनी गर्दन को एक झटके से आगे पीछे करती है। यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत ही पूछा जाता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक, यानी कि 270 डिग्री से 360 डिग्री तक आसानी से घुमा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, चील, बाघ और गिद्ध। इन तीनों पक्षियों की दृष्टि मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक तीव्र होती है। यदि हम किसी चीज़ को 2 मीटर तक देख सकते हैं, तो जो चील, बाघ और गिद्ध है वो 8 मीटर दूरी से भी वह चीज़ देख सकते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कौवा के बारे में। कौवा किसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इसके घोंसले के निर्माण में लोहे के पतले तारों, लकड़ी की सूखी शाखाओं का उपयोग किया जाता है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती, वह हमेशा कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है और कौवा उन्हें अपना समझकर सेता रहता है। तो कौवा जो सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाएगा, उसके घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की सूखी शाखाएं भी देखी जाएंगी। कोयल जो है कौवे के घोंसले में ही अंडा देता है और कौवा बेचारा उन अंडों को सेता रहता है। अब हम बात करते हैं इंडियन रॉबिन के बारे में। इंडियन रॉबिन जो कि यह पत्थरों के बीच खाली जगहों में घास का उपयोग करके एक बेहद मुलायम घोंसला बनाती है। इसके घोंसले के ऊपर ऊन, बाल, पौधे के बारीक रेशे और रुई बिछी रहती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, वीवर वर्ड। यह क्या है? वीवर प्रजाति में सभी नर वीवर बहुत ही सुंदर और कलात्मक घोंसले बुनते हैं। मादा वीवर उन घोंसलों को ध्यान से देखती है। जो भी घोंसला उसे सबसे मजबूत और सुरक्षित दिखाई देता है, उन्हीं घोंसलों में वह अंडे देती है। ये सारे पॉइंट हमने कल की क्लास में आवास में विस्तार पूर्वक समझा था। अब हम बात करते हैं सामाजिक कीट के बारे में। सामाजिक कीट कौन से होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला, सामाजिक कीट होते क्या हैं? कुछ कीट ऐसे होते हैं जो अकेले न रहकर एक बड़े समूह में या सुव्यवस्थित कॉलोनी में रहते हैं। उन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो है मधुमक्खी, चींटियाँ, दीमक और ततैया आती हैं। ये सभी सामाजिक कीट हैं। चींटियों के बारे में भी कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं। चींटियों की कॉलोनी में कई कार्य बटे होते हैं। जो रानी चींटी होती है सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। सिपाही चींटियाँ जो बिल की सुरक्षा करती हैं, और मजदूर चींटियाँ
बाहर से भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर एक विशेष प्रकार की गंध, जिन्हें फिरोमोन कहते हैं, छोड़ती हैं, जिसे सूंघकर पीछे आने वाली अन्य चींटियां आसानी से उन्हें रास्ता मिल जाता है। आपने देखा होगा चींटियां एक सीध में चलती रहती हैं। ऐसा होता क्यों है कि जो चींटियां जो होती हैं एक विशेष प्रकार की गंध, जिसे फिरोमोन कहते हैं, वह छोड़ती रहती हैं और अन्य चींटियां उसे सूंघकर आगे बढ़ती रहती हैं और उनकी लाइन सीधी रहती है। अगला जो है मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। एपीकल्चर जो है बिहार का मुजफ्फरनगर जिला और उत्तर प्रदेश के कुछ ग्रामीण क्षेत्र मधुमक्खी पालन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से दिसंबर का महीना माना जाता है, क्योंकि इसी अवधि में रानी मक्खी जो है वो अंडे देती है। लीची के सुंदर फूल मधुमक्खियों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बहुत अधिक आकर्षित करते हैं। तो ये था मधुमक्खी पालन। अब हम जंतुओं में श्वसन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी समझ लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं और संबंधित जीव कौन कौन से हैं उससे। तो जो फेफड़ा है, फेफड़े से श्वसन कौन कौन से जीव करते हैं? तो मनुष्य है, शेर, गाय, सांप, सभी पक्षी, छिपकली, व्हेल और डॉल्फिन, ये सभी फेफड़े से श्वसन करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है गलफड़े। गलफड़े से कौन कौन से जीव श्वसन करते हैं? तो सभी प्रकार की सामान्य मछलियाँ, टैडपोल, टैडपोल मतलब जो मेढक का प्रारंभिक लार्वा या बच्चा होता है उसे टैडपोल कहते हैं, ये गलफड़े के माध्यम से श्वसन करते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है त्वचा यानी कि स्किन के माध्यम से कौन कौन से जीव श्वसन करते हैं? तो केचुआ है, मेढक, विशेष रूप से जब मेढक पानी के अंदर या भूमिगत होता है तभी वह श्वसन करता है अपनी त्वचा के माध्यम से। अगला जो पॉइंट है श्वास नली यानी या बातक या ट्रैकिया, तो इनके माध्यम से कौन से जीव श्वसन करते हैं? सभी प्रकार के कीट जैसे कि कॉकरोच हो गया, घरेलू मक्खी, टिड्डा और मधुमक्खी, ये सभी ट्रैकिया के माध्यम से यानी कि श्वास नली के माध्यम से श्वसन करते हैं। इसमें से आप कॉकरोच याद रखिएगा, जो कॉकरोच है वो अपनी श्वास नली के माध्यम से श्वसन करता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है व्हेल और डॉल्फिन के बारे में, इसे भी आप देख लीजिए, इसे भी आप समझ लीजिए कि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। लुक और नाम से मछली की तरह दिखने के बावजूद व्हेल और डॉल्फिन जो है वास्तव में स्तनधारी जंतु है। ये सामान्यतः मछलियों की तरह गलफड़ों से श्वसन नहीं करती। हमने देखा कि जो अभी हमने ऊपर देखा कि जो व्हेल मछली है, डॉल्फिन है, वो अपने फेफड़े के माध्यम से श्वसन करती है, बल्कि इनके शरीर पर एक नासोद्वार होता है, इनमें फेफड़े पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें सांस लेने यानी कि जो ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए पानी की सतह पर बार बार ऊपर आना पड़ता है। तो कहने का मतलब व्हेल और डॉल्फिन जो हैं वो स्तनधारी जंतु हैं। ये गलफड़ों के माध्यम से श्वसन नहीं करती जैसे अन्य मछलियाँ गलफड़े के माध्यम से श्वसन करती हैं। व्हेल और डॉल्फिन अपने जो फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करती हैं। इनके सिर पर एक नासोद्वार पाया जाता है जिसमें फेफड़े होते हैं, इन्हीं से सांस लेती है और सांस लेने के लिए उसे बार बार पानी की सतह पर ऊपर आना पड़ता है। अब हम वन्य जीवों से जुड़े हुए वन्य जीव संरक्षण और महत्वपूर्ण अधिनियम को भी देख लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम या वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो था भारतवर्ष में 1972 में पूर्ण रूप से पारित और लागू किया गया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अगला जो पॉइंट है प्रोजेक्ट टाइगर। यह प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? बाघों के संरक्षण के लिए इसकी ऐतिहासिक शुरुआत 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में की गई। एक पॉइंट आपका और भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि ऐसा कौन सा पार्क है, ऐसा कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसे टाइगर की संख्या डबल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिया गया? तो आपका जवाब रहेगा, उसे TX2 अवार्ड दिया गया, वो आपका जवाब रहेगा पीलीभीत। अगला हमारा जो पॉइंट है प्रोजेक्ट एलिफेंट। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? हाथियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को बचाने के लिए इसकी शुरुआत वर्ष 1992 ईस्वी में की गई। अगला जो हमारा पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव। जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है उसे 2009 में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया। जो जलीय जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। स्थानीय लोग प्यार से इसे शोंशू भी कहते हैं। यह केवल
पूर्णतः शुद्ध और ताजे पानी में ही जीवित रहती है। अच्छा, अगला पॉइंट जो हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो संपूर्ण विश्व में प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? तो वन्य जीवों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, रेड डाटा बुक, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि मतलब इस बुक में होता क्या है। उसे भी हम देख लेते हैं कि रेड डाटा बुक आखिर होती क्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICUN, इसका जो फुल फॉर्म है वो भी इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, द्वारा नियमित रूप से जारी की जाती है। इस पुस्तक में विश्व भर के संकटग्रस्त या पूरी तरह से विलुप्त प्राय जंतुओं और वनस्पतियों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। कहने का मतलब, जो जीव संकटग्रस्त हैं या पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं, उन सभी का डेटा रेड डाटा बुक में रखा जाता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट में हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।